हेलो दोस्तों। पिछले क्लास में हम एनसीईआरटी सीरीज का क्लास 6 का जो साइंस है उसमें हम देखे थे कि भोजन कहाँ से आता है। आज हम उसी एनसीईआरटी सीरीज का अगला जो चैप्टर है क्लास 6 का वो लेकर आए हैं और वो है भोजन के घटक। तो आज के क्लास में भोजन के घटक से संबंधित चर्चा होगा। तो सबसे पहले भोजन के घटक में जो आता है वो है पोषक या पोषक तत्व बोल सकते हैं आप। पोषक है क्या? तो पोषक है भोजन का वो अहम हिस्सा है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। पोषक तत्व जो है भोजन का एक अहम हिस्सा है जो हमारे भोजन के लिए जरूरत होता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमारे शरीर में कुछ पदार्थ भोजन के रूप में अति आवश्यक होता है। अति आवश्यक होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम पोषक कहते हैं। पोषक भोजन का एक अहम हिस्सा है। ठीक, पोषक कहते हैं। तो कोई भी भोजन करते हैं और उस भोजन में पोषक तत्व है तो हमारे शरीर के लिए एकदम फायदेमंद है। तो जो चीज शरीर को आवश्यकता है भोजन के रूप में उसे हम पोषक का नाम देते हैं। अब इसके बाद ये जो भोजन है, भोजन का अवयव कौन है? भोजन का अवयव, भोजन का अवयव। तो भोजन का अवयव कौन है? पिछले क्लास में भी डिस्कशन किए थे, आज फिर से देख लेते हैं। तो भोजन का अवयव कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, उसके बाद होता है खनिज लवण। तो ये सब भोजन का अवयव है। कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है। अब इसमें हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ये 3 प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पहला पार्ट होता है, पहला भाग होता है, वो होता है शर्करा। जैसे ग्लूकोज हो गया, ये सब शर्करा आ जाएगा। चीनी हो गया, ये सब शर्करा आ जाएगा। दूसरा पार्ट होता है स्टार्च, और तीसरा हिस्सा जो होता है वो होता है सेल्यूलोज। तो कार्बोहाइड्रेट 3 गो होता है, और 3 में कौन कौन है? एक है शर्करा, एक है स्टार्च, और तीसरा है सेल्यूलोज। अब इसमें सबसे पहले हम शर्करा के बारे में देख लेते हैं। शर्करा है क्या? तो शर्करा जो है यह एक सरल कार्बोहाइड्रेट, यह सरल
कार्बोहाइड्रेट है जो स्वाद में मीठा होता है, जो स्वाद में मीठा होता है। ठीक, तो एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा, जैसे आप गन्ना खाते हैं, गन्ना मीठा होता है। जैसे आप ग्लूकोज खाते हैं, ग्लूकोज वो मीठा होता है। तो ये सब जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, शर्करा हो जाएगा। यदि कोई पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट का जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र, वो क्या होता है, और कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और इसका जो अनुपात होता है वो होता है 1:2:1। यानी जैसे हम ये ग्लूकोज का उदाहरण दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा C6H12O6। तो कार्बन का 6 है, हाइड्रोजन का 12 है और ऑक्सीजन का 6 है। जब इसको सरल अनुपात करेंगे तो 1:2:1 आ जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसका अनुपात 1:2:1 होता है। अब शर्करा के बारे में जान रहे थे हम लोग। तो शर्करा एक सरल कार्बोहाइड्रेट है जो स्वाद में मीठा होता है। ठीक, अब इसके बाद स्टार्च है। तो स्टार्च जो है, स्टार्च ये एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है और यह स्वाद में मीठा नहीं होता। ये जो है, ये स्वाद में फीका होता है, नहीं मीठा नहीं होता। ये जिसको हम लोग देहात की भाषा में पंचक्का बोलते हैं, वो हुआ, फीका होता है, फीका होता है। और ये श्वेत पाउडर के रूप में होता है, या श्वेत पाउडर के रूप में होता है। इसका यदि हम उदाहरण दें, उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, जैसे आप गेहूं देखे होंगे, गेहूं का यदि आटा देखेंगे तो जो पाउडर मिल रहा है सफेद रंग का, वो स्टार्च है। या फिर मकई देखे हैं, मकई को जब आटा बनेगा उसका जो पाउडर होगा उसमें स्टार्च होगा। आप आलू का जो सफेद वाला हिस्सा देख रहे हैं वो स्टार्च होगा। तो इस सब में गेहूं, मकई, आलू हो गया, इस सब में स्टार्च होता है। ठीक, अब इसके बाद तीसरा जो है वो है सेल्यूलोज। तो तीसरा है सेल्यूलोज। ठीक, अब सेल्यूलोज होता क्या है, ये भी एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। यह क्या है, यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। और सेल्यूलोज जो है पादप का एक कोशिका है, कोशिका भित्ति है। और इसको, यानी ये जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज पादप की कोशिका भित्ति। पादप मतलब पेड़ पौधा की बात कर रहे हैं, पादप की कोशिका भित्ति है। ठीक,
तो हम लोग देखे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, और कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का था, शर्करा, स्टार्च, सेलुलोज। और शर्करा, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में देखे। जब ये तीनों चीज मिलता है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, और यही कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप नोट करके लिख सकते हैं कहीं कोने में, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ये क्या करता है, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, अब इसके बाद हम वसा के बारे में देखते हैं। वसा क्या है, वसा हमारे शरीर में कैसे सहायक है। ठीक, तो वसा भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, या फिर बोल सकते हैं वसा का जो निर्माण है, यानी ये जो वसा है, यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, बना होता है। वसा किससे मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब ये जो है एक तरीका से शरीर में ऊर्जा बैंक के रूप में काम करता है। जब कोई व्यक्ति भोजन नहीं करता है तो उसके शरीर में जो ऊर्जा होती है वो वसा के रूप में होती है, और वही वसा ऊर्जा के रूप में काम आता है जब कोई व्यक्ति भोजन नहीं करता है। ये जो है कार्बोहाइड्रेट का ही रूपांतरण है, कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण है। जब कोई व्यक्ति, जब कोई जीव भोजन नहीं करता है, कार्बोहाइड्रेट, भोजन का मतलब हम कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं, भोजन नहीं ग्रहण करता है, नहीं ग्रहण करता है, तो उस समय उसके शरीर में जो वसा होती है, उस समय उसके शरीर का वसा ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, अब ये जो शरीर में उस समय ऊर्जा प्रदान करता है जब कोई जीव भोजन नहीं करता है, उस समय ये ऊर्जा बनाने का काम करता है, इसीलिए इसे हम ऊर्जा बैंक के नाम से भी जानते हैं। वसा को ऊर्जा बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ऊर्जा बैंक भी कहा जाता है। तो वसा को क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंक भी कहते हैं। अब इसके बाद प्रोटीन के बारे में हम जान लेते हैं। प्रोटीन है क्या, तो हम जैसे ही देखे थे भोजन के अवयव में, उसमें कार्बोहाइड्रेट था, वसा था, प्रोटीन था, विटामिन था। तो इसका दो हिस्सा हम देख लिए, कार्बोहाइड्रेट देख लिए, वसा देख लिए। अब हमें देखना है प्रोटीन। प्रोटीन, तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन भी एक कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त
जटिल कार्बनिक यौगिक, जटिल कार्बनिक यौगिक है। नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक क्यों बोले? क्योंकि प्रोटीन का निर्माण नाइट्रोजन और कार्बन से मिलने के बाद ही होता है, इसलिए हम इसे प्रोटीन को नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक कह रहे हैं। और प्रोटीन का जो छोटा हिस्सा है उसे हम एमिनो एसिड कहते हैं, एमिनो अम्ल कहते हैं। नहीं, प्रोटीन जिससे मिलकर बना है उसे हम क्या कहते हैं? एमिनो अम्ल। तो प्रोटीन का छोटा इकाई या इकाई बोल सकते हैं, प्रोटीन का इकाई कौन है? एमिनो अम्ल है। और प्रोटीन सबसे ज्यादा होता किस में है? खास करके दलहन में होता है। तो मांस में भी होता है, अंडा में भी होता है, दलहन में भी होता है। और दलहन में खास करके ज्यादा प्रोटीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो दलहन फसलें हैं इसमें सूक्ष्म जीव क्या करता है? वायुमंडल से जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करता है, और स्थिरीकरण करने से उसमें आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा। क्योंकि प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो एमिनो अम्ल से होता है, और एमिनो अम्ल के निर्माण के लिए नाइट्रोजन सहायक होता है। इसलिए दलहन में जितने भी दाल वाले चीज होते हैं उसमें आपको प्रोटीन ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक, तो मांस, अंडा, दलहन ये सब जो हो गया इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन देखने को मिलेगा। अब है क्या कि यदि कोई वयस्क व्यक्ति है, वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन प्रति किलोग्राम के हिसाब से, प्रति किलोग्राम के हिसाब से, ग्राम के अनुसार, प्रति किलोग्राम के अनुसार 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी जो वयस्क व्यक्ति है उसको प्रत्येक दिन 1 किलो के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए किसी का वजन 65 केजी है तो उसको प्रत्येक दिन 65 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। यदि किसी का वजन 70 केजी है तो उसको प्रत्येक दिन 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और खास करके जो बच्चे होते हैं जिसमें अभी वृद्धि हो रही है, यानी बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं में इससे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इससे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी ऊपर जो हम बताए हैं कि प्रत्येक किलोग्राम के हिसाब से व्यक्ति को प्रत्येक दिन 1 ग्राम प्रोटीन ग्रहण करना चाहिए। उससे कहीं ज़्यादा जो छोटे बच्चे हैं जिसमें भी ग्रोथ बाकी है, वृद्धि हो रहा है, या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं उसको उससे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन की ज़्यादा क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि ये जो प्रोटीन है ये विकास में सहायक होता है। शरीर के अंग में विकास हो रहा है
तो उसमें ये सहायक होता है। तो गर्भवती महिलाओं के अंदर जो शिशु पल रहा है, उसमें अच्छा विकास हो, अच्छे तरह से वो शिशु विकसित हो पाए, उसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और जो बच्चा है, जो ग्रोथ कर रहा है, उसके शरीर में सही से विकास हो, इसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अभी ये चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अगले क्लास में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है।